सर क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? किन किसानों से जुड़े हुए किन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए? मनोज जी, मैं आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। और मेरा मानना है कि दो चीजें हैं। एक तो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, और इससे पहले उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा भी किया था। इसलिए अब उनसे उम्मीद ज्यादा है कि इस कार्यकाल में कुछ बड़े काम करके दिखाएं। तो खेती की दशा पहले हम मान लें बहुत बुरी है। खेती इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लागत खेती की बढ़ते जा रही है, मजदूरी बढ़ गई है, खाद बीज दवाइयों की कीमत बढ़ गई है, डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसके जो किसानों को उत्पादन का दाम मिल रहा है बहुत कम है। एमएसपी गारंटी की लगातार मांग की गई, और सरकार ने वादा भी किया था कि देंगे, लेकिन नहीं दिया है। तो दो तरह की मांगे, एक जो बिना एक पैसे सरकार के खजाने पे बोझ डाले किसानों की जो मांग पूरी की जा सकती है, एक वो, और दूसरी सरकार के खजाने से कितना पैसा किसानों को जाना चाहिए। तो मेरा मानना है इस देश के लगभग 70% जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर, कृषि और कृषि संबद्ध गतिविधि यानी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। और 70% जनता जिस उद्यम से जुड़ी हुई है उसके लिए हम बजट केवल 3 से 4% देते हैं। सकल बजट का 3 से 4% ही खेती को दिया जाता है। 5% से ऊपर आज तक एक कांटा नहीं गया है। मेरा मानना है इसकी शुरुआत इन्हें करना चाहिए 10% ले जाके, तभी जाके खेती में आमूल चूल परिवर्तन होगा। और जो किसान आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध हमारे देश में हो रहा है वो खत्म होगा। पहली चीज, इसमें बजट एलोकेट करना पड़ेगा। ये सब में करें, रिसर्च में करें, जितनी हमारी 18 खेती आधारित गतिविधियां हैं उस सब में करना पड़ेगा इनको, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि अन्य क्या कौन कौन सी चीज कर सकते हैं। एमएसपी में, एमएसपी में मैं कहता हूं सरकार के खजाने पे 1 रुपया भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार आज भी जो कुछ खरीदती है सिविल सप्लाई के लिए वह न्यूनतम समर्थन पे ही खरीदती है। तो सरकार केवल एक गारंटी कानून ले आए कि कोई भी व्यापारी कंपनी अगर किसानों से खरीदती है तो उसके ग्रेडेशन के अनुसार जो रेट तय है उससे कम पे न खरीदे। ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। सरकार केवल कानून ले आती है, इसका अतिरिक्त सरकार पे कोई बोझ नहीं पड़ने वाला। इसके अतिरिक्त पीएम किसान निधि के बारे में मैं कहूंगा कि जब शुरू हुआ तो लगभग 13.5 करोड़ किसान उसमें शामिल थे, लेकिन इकलौती योजना है जो 17वीं किस्त आते आते उसमें अब लगभग समझ लीजिए 30% किसान, करोड़ों किसान बाहर हो गए हैं। तो ये जो है हर योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है, और ये एक इकलौती योजना है जिसमें लाभार्थी घटते जा रहे हैं, जो सरकार के पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स बने हैं। तो मेरा मानना है इसको युक्त किया जाए, और इसकी कम लगभग बार बार बात उठ रही 12,000 रुपए तक पीएम किसान निधि की जानी चाहिए, ये हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश में किसान जब 60-65 साल की उम्र बाद जब बूढ़ा हो जाता है, जब वो खेतों में मेहनत करने योग्य नहीं होता, तो वो किसान जो देश का पेट भरता है जीवन भर, उसके लिए कोई सुरक्षित पेंशन व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। तो लगभग 4,000 रुपए की 60 साल के बाद पेंशन की व्यवस्था की एक पहल सरकार कर सकती है। और इसके लिए पैसा कैसे आएगा, यह भी अगर चाहेंगे तो हम उन्हें एक कंप्लीट प्रारूप बना के दे सकते हैं। अखिल भारतीय किसान महासंघ उनको दे सकता है कि बिना सरकार के खजाने पे 1 रुपया बोझ डाले किसानों को पेंशन कैसे दिया जाए। इसका भी मॉडल हमारे पास तैयार है, हम दे सकते हैं। फसल बीमा को लेकर मैं चाहूंगा कि फसल बीमा पे पूरी की पूरी जो बीमा में हम प्रीमियम देते हैं ये सरकार को देना चाहिए, और साथ ही साथ जवाबदेही बनाए, क्योंकि फसल बीमा कंपनियां बीच के रास्ते निकाल के किसानों को नहीं दे रही हैं आज भी। केवल वो हमारा प्रीमियम खा रही है, आधा प्रीमियम गवर्नमेंट दे रही है, आधा हम दे रहे हैं। पूरे देश का मेरे पास आंकड़ा है किस तरह से फसल बीमा कंपनियां सरकार की आंखों में धूल झोंक रही हैं। वो रिव्यू होना चाहिए जो इसमें हो सकता है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आयात निर्यात नीति जो है आज भी बड़े बड़े जो लॉबिस्ट हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, कंपनियां हैं, उनके हित में है। आप देखेंगे जब प्याज 4 रुपया किलो होता है तो निर्यात रोक दिया जाता है, और जब 35-40 रुपया हो जाता है तो आयात करके
वो व्यापारी दुगना कमाते हैं। एक तरफ किसान से 4 रुपया खरीद के उस माल को बेच के भी कमाते हैं, फिर इंपोर्ट करके, सस्ता इंपोर्ट करके जब रेट ज्यादा होता है तब भी कमाते हैं। उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं और किसान यहाँ मार खाता है। तो आयात निर्यात नीतियां जो है, किसान जो स्टेक होल्डर हैं उनके संगठनों के साथ बैठ के देश के हित में और व्यापार के हित में, दोनों को हित को सामने रखते हुए बनाई जानी चाहिए, जो कि नहीं होता। हर बजट के पहले आप एसोचैम से बात करते हैं, CII से बात करते हैं, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करती है सरकार, वित्त मंत्री जी बात करते हैं और उसके बाद नीतियां बनाई जाती है। लेकिन जब खेती के लिए आप बजट लाते हैं तो खेती के बजट के पहले कभी भी आप किसान संगठनों से पूर्व चर्चा नहीं करते हैं और नीतियों को किस तरह से बनाएं जिससे खेती भी आगे बढ़े, व्यापार भी आगे बढ़े, ये नहीं किया जाता। मेरा मानना है कि खेती को केवल व्यापारिक उद्यम के देखने के अलावा ये भी देखें कि इस देश में 54 करोड़ युवा हैं जिनको कौन रोजगार दे सकता है। कोई उद्योग नहीं दे पाएगा। अगर सोचते हैं सर्विस सेक्टर दे पाएगा तो वो नहीं दे पाएगा। पिज्जा और भोजन स्विगी का कितने युवा पहुंचाएंगे आप तक, हम तक। सर्विस सेक्टर भी सैचुरेटेड है। खेती और खेती से जुड़े हुए प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट, ये सारे जो सेगमेंट है इनमें युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इसलिए खेती को अगर आगे बढ़ाएंगे जब, तो मेरा मानना है हाथी के पांव में सबका पांव। खेती को यदि सकल बजट का 10-12% हिस्सा देते हैं तो मेरा मानना है व्यापार भी बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे, SME बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। जो कि सरकार अभी भी अमेरिका के आर्थिक नीति पे चल रही है और 3%, 4% केवल सकल बजट का देती है। आज उठा के देख लीजिए, पिछले 2 बजट का बताऊं, 2022-23 में 1,25,000 दिया था, 1,25,000 करोड़ रुपया दिया था। उसके बाद केवल 1.27 लाख करोड़ दिया, मतलब वो 0.02 लाख करोड़, मतलब इन्फ्लेशन जो है उसको भी कवर नहीं किया। इन्फ्लेशन के हिसाब से भी इनको 1,40,000 करोड़ देना था, लेकिन उन्होंने उससे भी कम दिया। यानी घटते क्रम में बजट कृषि का आ रहा है। 22-23 का आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए। मैं कहूंगा अब हमें उम्मीद है, क्योंकि पिछला बजट कंप्लीट बजट नहीं था, अब ये 2 मायने में महत्वपूर्ण बजट है। एक तो ये पहला बजट है तीसरे कार्यकाल का, दूसरा पिछला बजट का जो बैकलॉग है वो भी इनको कंप्लीट करना है। तो देश के किसानों को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैंने दोनों बताया, एक बिना खर्चा किए क्या क्या कर सकते हैं आप, दूसरा खर्चा अगर बढ़ाते हैं तो आपके सारे सेक्टर बूस्टअप होते हैं। ग्रामीण व्यापार, रूरल मार्केटिंग, इंडस्ट्री, चूंकि कच्चा माल ज्यादा मिलेगा, एक्सपोर्ट, वो भी खेती का एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा बढ़ने की संभावना है आने वाले दिनों में। अगर ये देश कहीं आगे बढ़ना चाहता है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, विश्वगुरु बनना चाहता है, तो ये रास्ता खेतों से होके जाता है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी तिजोरी की गांठें ढीली करनी पड़ेंगी, जो कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। कृषि का बजट घटा रहे हो, कृषि शोध का बजट घटा रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। और खेती में मेरा मानना है, जिस तरह आप स्पेशलिस्ट सेवाएं रखते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दुनिया भर की है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वैसे मेरा मानना है खेती बेहद बेहद विशेषज्ञता का विषय है और ये IAS के अंडर में दिया गया है। इसके बजाय इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज का गठन करें और विशेषज्ञ लोगों को ही, जो कि कृषि से जुड़े हैं, उनको ही योजना बनाने का काम दिया जाए, उन्हें ही इंप्लीमेंट करने का काम किया जाए। ये अंग्रेजों की व्यवस्था आज तक चली आ रही। मोदी जी से उम्मीद है, हर कुछ नया करने की बहुत सोचते हैं, तो मेरे ख्याल से इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज लागू करके इसमें आमूल चूल परिवर्तन होगा। इससे टोटल फ्रेम का योजनाएं सही बनेंगी, क्योंकि आज जो योजना बनाते हैं उन्हें खेती के बारे में काखा नहीं पता है, जिंदगी में धनिया नहीं उगाया है और देश की कृषि नीति बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।